चलिए, तो हम आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के बारे में है। ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि हमने अभी पिछली बार जो पढ़ाई की थी वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बारे में की थी। सिग्नल्स क्या होते हैं डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, और उसमें कौन कौन से बेसिक सीक्वेंसेस होते हैं, स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं, ये हमने देखा। अब हम एक कदम ऊपर बढ़ा रहे हैं, एक पायदान ऊपर चढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं discrete time systems. So the topic is discrete time systems. अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई discrete time system क्या होता है, तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं it's basically a physical system which operates on input, and based on some rule of law it generates a response which you call as output. तो जब आप किसी फिजिकल बॉडी को या फिजिकल अरेंजमेंट को आप एक डेफिनेट इनपुट देते हैं, तो एक रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते करते जब वो आउटपुट देता है, उसको कोरिलेट करता है, तो उसको एक सिस्टम बोलते हैं। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम तब बोलेंगे जब इनपुट भी डिस्क्रीट होगा और आउटपुट भी डिस्क्रीट टाइम डोमेन में होगा। तो सिस्टम्स हमारे लिए कोई बहुत नए नहीं हैं। हमने कभी फिल्टर्स को पढ़ा है, कभी एम्पलीफायर्स को पढ़ा है, कभी मॉड्यूलेटर्स को पढ़ा है, कभी डीमॉड्यूलेटर्स को पढ़ा है। तो पूरी इंजीनियरिंग इनफैक्ट सिस्टम्स पर ही आधारित होती है। तो साथियों, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: A discrete time system is defined mathematically as a transformation or operator that maps an input sequence with values x of n into an output sequence with values y of n. तो x of n को जो मैपिंग करके y of n में कन्वर्ट कर दे, मैथमेटिकली रिलेट कर दे, उसको हम सिस्टम बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर क्या है सपोज अभी हमें मालूम नहीं है, बट हमको इतना पता है कि इधर से हम इनपुट देंगे तो इधर से एक रिस्पांस हमें मिलेगा। इसको आप रिस्पांस भी बोलते हैं, और इसको आप स्टिमुलस भी बोलते हैं, या कभी कभी मोर बेटर वर्ड इज इसको आप कॉज बोलते हैं और इसको आप इफेक्ट बोलते हैं। नेवर फॉरगेट, वी लिव इन ए कॉजल वर्ल्ड जहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट का एक डेफिनेट रिलेशनशिप होता है। सिमिलरली सिस्टम में इनपुट x है, आउटपुट y है। मैथमेटिकली जब भी हमको सिस्टम को दर्शाना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे y ऑफ n इक्वल टू सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x ऑफ n। तो x ऑफ n को ऑपरेट करके, x ऑफ n इज लाइक अ पेशेंट, उसको ऑपरेट करके आप एक y क्रिएट करेंगे, और जिस सांचे में ये ढलेगा उस सांचे को, उस मोल्ड को सिस्टम बोलेंगे, हिंदी में निकाय कहेंगे। दोस्तों, जहां तक थ्योरेटिकल बातों का सवाल है, हमारे लिए सिस्टम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। उदाहरण के लिए मैंने एक सिस्टम बताया आपको, लेट y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n का होल स्क्वायर। मान लीजिए सपोज कीजिए, जस्ट अ मिनट, सपोज y ऑफ n x ऑफ n का होल स्क्वायर है, तो आप कहेंगे ये एक स्क्वायरिंग सिस्टम है। दिस इज अ स्क्वायरिंग सिस्टम बिकॉज इट वर्क्स ऑन ए लॉ, दैट इज जो भी इनपुट आप देंगे वो इसको स्क्वायर करके आपको लौटा देगा। फिर और उदाहरण हो सकते हैं, और उदाहरण हो सकते हैं, और उदाहरण हो सकते हैं।
y of n इक्वल टू e टू द पावर x of n, ये एक एक्सपोनेंशियल सिस्टम है, या y of n इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x of n। आप में से कोई बता सकता है कि ये मैंने मॉड क्यों लगाया log के साथ ब्रैकेट में या अंदर? कैन एनीबॉडी टेल मी? शाबाश, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि x ऑफ n तो निगेटिव वैल्यू एक्वायर कर सकता है, बट log उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने सेफ्टी साइड के ऊपर उसको एक हेलमेट पिना दिया, मॉड लगा दिया। सिमिलरली और भी तरह के सिस्टम्स आप इस दुनिया में पाएंगे, या डीएसपी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम्स कैन बी डिफाइंड, चाहे वो फिल्टर्स के रूप में हो या किसी और रूप में हो। अब हम कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम्स की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट सम स्टैंडर्ड सिस्टम्स जो वाइडली यूज होते हैं डीएसपी के अंदर। उनमें एक सबसे पहला जो आपको सिखाने के लिए हम बता रहे हैं वो है आइडियल डिले सिस्टम। आइडियल डिले सिस्टम यानी आदर्श। आदर्श क्यों बोलते हैं अपन बाद में समझेंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे बाद में। ये एक डिले सिस्टम है, यानी विलंब निकाय है। इट्स लाइक ए पाइपलाइन। जैसे वाटर किसी पाइपलाइन में एंटर होता है तो पाइप के दूसरे एंड पर वही मॉलिक्यूल इमीडिएटली नहीं आता, इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रेवल और टू कम आउट ऑफ द अदर एंड। सिमिलरली यहाँ पर हमने आइडियल डिले सिस्टम को ऐसे डिफाइन किया है, y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n माइनस nd। y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस nd। nd क्या है? nd इज द डिले, ये एक डिले है, विलंब है। nd की वैल्यू सपोज करो 3 है, तो आपका सिस्टम बनेगा y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n माइनस 3। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इधर से आप जो भी इनपुट प्रोवाइड करोगे, सपोज आपने उसको n के टाइम के ऊपर प्रोवाइड करा, तो वो nd से डिले होके या 3 से डिले होके यहाँ से बाहर निकलेगा। यानी इधर वाला इनपुट और इधर वाले इनपुट में कोई फर्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ शेप, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। बस फर्क इतना है कि इसकी शुरुआत अगर n इक्वल टू 0 पर हो रही है तो इसकी शुरुआत n इक्वल टू nd पर होगी। फॉर एग्जाम्पल nd अगर 3 है तो 3 सैंपल के विलंब के बाद ये बाहर आ जाएगा विदाउट एनी चेंज इन द फॉर्म और द शेप ऑफ द सिग्नल। मैंने पिछली क्लास वालों से भी सवाल किया था, मैंने कहा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ा है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अब आप उससे अगर कोई पूछे कि भाई आपने कहीं आइडियल डिले सिस्टम जैसी कोई चीज़ देखी है क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कभी प्रोग्रामिंग में आपने ऐसा कुछ देखा है कि आपने कोई डिले सिस्टम बनाया है, तो दोनों का जो आंसर है वो यस है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक विशेष चीज़ आप पढ़ते हैं, एक ख़ास चीज़ पढ़ते हैं आप उसकी थ्योरी के अंदर, जिसको आप कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर। आई होप everybody would have heard about this particular system. It's a shift register, नाम से क्लियर है, ये सिग्नल को शिफ्ट करता है। अब इसमें एक विशेष प्रकार का अरेंजमेंट आपको सिखाया जाता है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में, एंड दैट इज कॉल्ड सीरियल इन सीरियल आउट। यानी सीरीज में एंटर करेगा और सीरियली बाहर निकलेगा। इसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, डायग्राम में दिख रहा है आपको। मान लीजिए ये एक लैच है, ये दूसरा लैच है, ये तीसरा लैच है, इट कैन बी डी फ्लिप फ्लॉप। हमने क्या किया, यहाँ पर क्लॉक दी। यू ऑल नो दैट क्लॉक का क्या यूज होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में। इधर से क्लॉक भेजी। क्लॉक हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होती है, आपको पता होना चाहिए, और क्लॉक की राइजिंग एज पर ये लैच होता है। तो जैसे क्लॉक आएगी, इनपुट इसमें लैच हो जाएगा, यानी यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगा। इसका आउटपुट इसके इनपुट में दिया और इसका आउटपुट इसके इनपुट में दिया, तो ऑब्वियस बात है कि जैसे जैसे हमारी क्लॉक चलेगी, तो जब तीसरी क्लॉक आएगी तब यहाँ से फाइनल आउटपुट निकलेगा। यानी अगर मैंने पहली क्लॉक पे 1 यहाँ दिया है, तो तीसरी क्लॉक के ऊपर
1 यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ आइडियल डिले सिस्टम। ये एक प्रकार का डिले सिस्टम कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक और उदाहरण मैं आपको दे दूं, आप लोग माइक्रो कंट्रोलर पढ़ते हैं या माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते सॉरी सॉरी माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं, तो उसमें आप डिले रूटीन्स लिखते हैं। आपको दिया जाता है राइट ए सब रूटीन, राइट ए प्रोग्राम फॉर अ डिले ऑफ 1 मिलीसेकंड और 1 माइक्रोसेकंड और 1 नैनोसेकंड। तो आप एक सब रूटीन लिखते हैं जिसमें काउंटर सेट करते हैं, फिर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है उनमें कितना टाइम डिले है या कितना टाइम लगता है उस इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट होने में, वो कैलकुलेट करते हैं। फिर अल्टीमेटली आपको पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम जब चलेगा तो कितना डिले क्रिएट होगा। तो डिले रूटीन्स और आइडियल डिले सिस्टम ये हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। कहीं कहीं पर ये अनवांटेड भी होता है, अवांछित भी होता है। लाइक आप जब कभी भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी एम्पलीफायर को या आपके कंप्यूटर में या किसी और जगह पर आप कोई इनपुट प्रोवाइड करते हो तो आपका आउटपुट एकदम से नहीं आता, वो डिले होके आता है। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई लाइव टेलीकास्ट भी देख रहे हैं, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, आप इंडिया में देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो घटना घट रही है वो आपको इमीडिएटली दिखाई नहीं देती है। वहाँ से यहाँ तक सिग्नल को पहुँचने में, फिर आपके टेलीविजन के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, जो वीडियो कैमरा में जो प्रोसेसिंग होती है, वो सब में कुछ डिले होता है। तो कुछ मिली सेकंड का डिले के बाद आपको वो दिखाई पड़ता है। तो जो डिले है वो बड़ा नेचुरल है हमारे जीवन में। इसके खिलाफ एक चीज होती है टाइम एडवांस। टाइम एडवांस टाइम डिले का विपरीत है। उसमें एनडी की वैल्यू निगेटिव होगी। तो एनडी अगर निगेटिव हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एनडी -3 होता, तो हमको मिलता y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n प्लस 3। और आप में से जो बुद्धिमान लोग हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए, x ऑफ n प्लस 3 एक तरह का एडवांस है, हम समय में आगे बढ़ गए। यानी जैसे कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमको 3 तरह के टेंस पढ़ाए जाते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। कारण मनुष्य का जो जीवन काल है वो 3 खंडों में बटा होता है समय के हिसाब से। वी हैव ए पास्ट, वी हैव ए प्रेजेंट एंड वी हैव ए फ्यूचर। दुनिया में इंसान, मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो पास्ट और फ्यूचर में जिंदगी जी लेता है, और यही उसकी चिंता और दुख का कारण है। दुनिया का हर जानवर अपनी जिंदगी प्रेजेंट में जीता है, इसलिए खुश रहता है। उसको तकलीफ तो होती है कई बार, दर्द भी होता है, पर वो सफर नहीं करता। वी सफर बिकॉज वी लिव इन पास्ट और वी वरी अबाउट द फ्यूचर। हम पास्ट की बातों को देख के दुखी होते हैं और फ्यूचर के बारे में चिंतित होते हैं। तो अधिकतर जीवन हमारा इन दो चीज़ों में कटता है, तो हम दुखी रहते हैं। और अगर हम प्रेजेंट में जीने लगे तो शायद हमारे भी दुख दूर हो जाए। एनीवे, तो जहाँ तक सिग्नल का सवाल है, तो सिग्नल को भी मैं 3 कालखंडों में बांटता हूँ। जब मैं लिखूंगा x ऑफ n, तो मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू बोलूंगा। और जब x ऑफ n -1 या n-2 या इस तरह की चीज आएगी, ये पास्ट वैल्यूज है। दिस विल बी कॉल्ड पास्ट वैल्यूज। और जब मैं x ऑफ n+1 या x ऑफ n+2 लिखूंगा, दिस विल बी फ्यूचर वैल्यूज। तो अभी जो टाइम है वो n है, n t का रोल प्ले कर रहा है। तो n+1 n+2 फ्यूचर वैल्यूज आ जाएगी। और फ्यूचर वैल्यूज के बारे में अगर आप सिग्नल को बताने लगे तो ये रियल टाइम में संभव नहीं है, लेकिन वर्चुअल टाइम सिस्टम्स में ये संभव होता है। यू विल अंडरस्टैंड, जैसे आपका मल्टीमीडिया होता है, उसमें या तो आप कोई लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं या कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम देख रहे हैं। तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम में आपको पता होता है कि फ्यूचर ट्रैक पे क्या आने वाला है, बट लाइव में आपको नहीं पता होता है कि फ्यूचर में क्या आने वाला है। एनीवे, तो एक और सिस्टम हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइडियल डिले सिस्टम के बारे में और भी बातें की जा सकती है। इनफैक्ट ये आपने अपनी पिछली क्लासेस में समहाउ पढ़ा है। कोई मुझे बता सकता है, मैं उसको हिंट दे देता हूँ, कि फिल्टर डिजाइन में आपने एक आइडियल डिले सिस्टम पढ़ा है।
कौन सी जगह पढ़ा है फिल्टर डिजाइन में, कोई बता सकता है आप में से? एनीवन बताइए, आई विल गिव गुड मार्क्स टू देम। दिस इज हाउ आप किसी टीचर की निगाह में चढ़ते हैं। आप सही जवाब देंगे, आप बताएंगे, तो बताइए। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, कोई मुझे बता सकता है कि फिल्टर डिजाइन में आइडियल डिले सिस्टम कहाँ पढ़ा है आपने? या फिल्टर्स पढ़े हैं, या कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा है, या लीनियर डिवाइसेस पढ़ा है, एलडीए पढ़ा है, या और भी कोई सब्जेक्ट अगर पढ़े हैं, कहीं ना कहीं हैव यू एवर एनकाउंटर्ड, कभी आपका सामना हुआ है आइडियल डिले सिस्टम से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में या कहीं और? बताइए, आई एम वेटिंग। एनीबडी कैन आंसर, आई गिव यू फ्यू सेकंड्स। किसी को याद आ रहा है? चलिए मैं बताता हूँ, आप बोलना नहीं चाह रहे थे। अच्छा, मैं मेरी ऑडियो आप तक पहुंच रही है? या तो वाई लिख दो या माइक ऑन करके बोल दो, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ऑडियो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। आइडियल डिले सिस्टम अगर आपसे मान लीजिए किसी इंटरव्यू में, कोई टेक्निकल इंटरव्यू में पूछे, तो आप उसको ये जवाब दीजिएगा, इट्स एन ऑल पास फिल्टर। ऑल पास filter, it's a very good example of 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 an ideal delay system in electronics। क्योंकि ऑल पास का मतलब ये होता है कि जैसा सिग्नल आया वैसा जाने देगा, फिर करेगा क्या? डिले क्रिएट करेगा, एक फेज शिफ्ट क्रिएट करेगा, बस। आइडियल डिले सिस्टम ऐसा ही होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज सिस्टम, जो कि आपकी कॉपी में या आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है। मूविंग एवरेज सिस्टम, यानी इट्स एन एवरेजिंग सिस्टम, पर ये स्टेशनरी नहीं है, ये गतिमान है, ये चलायमान है, चलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ एवरेज सिस्टम। इसका बहुत उत्तम बेहतरीन उदाहरण आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। आप में से जो लोग स्टॉक मार्केट में कभी काम करते हैं, या उनके पेरेंट्स करते हैं, या कभी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया हो उसमें, इफ समबडी ऑफ यू वांट्स टू बिकम वॉरेन बफेट, हाँ, या राकेश झुनझुनवाला, तो वो लोग इसको पढ़ते होंगे, देखते होंगे। तो आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में मूविंग एवरेज बहुत चलता है। कैसे चलता है? स्टॉक मार्केट वाले कभी आपको 200 डीएमए निकाल के देते हैं, कभी 100 डीएमए देते हैं, कभी 50 डीएमए देते हैं। 50 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, 52 वीक्स मूविंग एवरेज। आप किसी भी स्टॉक को अगर देखेंगे, अगर आपका कोई हॉट फेवरेट स्टॉक है, लाइक रिलायंस है, या इन्फोसिस है, या अमेरिकन कंपनी का कोई स्टॉक आपका फेवरेट है, एप्पल है, या अल्फाबेट है, या कोई और है, तो आप उसका मूविंग एवरेज देख सकते हैं। मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं वो लोग? आज के दिन से लेकर पिछले 100 दिन, आज के दिन को मिलाकर पिछले 100 दिन की स्टॉक वैल्यू को, स्टॉक की प्राइस को जोड़ देते हैं, जोड़ के डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, तो 100 डेज का मूविंग एवरेज आ जाता है। इसी तरह से 200 दिनों का कर सकते हो, इसी तरह से 50 डेज का कर सकते हो, इसी प्रकार आप 52 वीक्स का कर सकते हो, ईयरली अगर देखना है आपको। ये एक साइंस है, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टोकेस्टिक की साइंस है, जिसमें जो बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं मैथमेटिकली कि आने वाले टाइम में इन्फोसिस का स्टॉक कहाँ जाएगा, अगर ऊपर चढ़ेगा तो कितना ऊपर चढ़ेगा इस महीने में, नीचे गिरेगा तो कितना नीचे जा सकता है, उसकी एक्टिविटी क्या दिखा रही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइसेस। जब कभी कोई स्टॉक अपना 200 डीएमए तोड़ता है तो क्या होता है, 100 डीएमए तोड़ता है तो क्या होता है। ये एक साइंस होती है, तो डीएसपी हर जगह घुसा हुआ है। एनीवे anyway, फिलहाल जो मूविंग एवरेज सिस्टम मैंने आपको दिखाया है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आप लोग कॉपी में लिखते जाएंगे तो बेहतर रहेगा। मैंने लिखा y ऑफ n इक्वल टू सिग्मा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा, k इक्वल टू माइनस m1 to m2, where m1 m2 belongs to पॉजिटिव इंटीजर्स। m1 m2 की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करती है, और हमने ऑपरेशन करा दिया x ऑफ n माइनस k का,
और ये जो कुछ भी वैल्यू आई इसको पूरे के पूरे को डिवाइड करा दिया m1 प्लस m2 प्लस 1 से। कारण ये है कि जब मैं k का काउंटर माइनस m1 से m2 चलाऊंगा तो 0 से होते हुए गुजरूंगा तो टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस m1 प्लस m2 प्लस 1 आएंगे। इसलिए एवरेज निकालते वक्त टोटल नंबर ऑफ आइटम से हम डिवाइड कर देंगे। और करा क्या, x ऑफ n की जो वैल्यू है पास्ट और फ्यूचर की ऐड कर दी। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू जब मैं माइनस m1 से m2 चलाऊंगा और उसका एक्सपांशन करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए x ऑफ n मेरी प्रेजेंट वैल्यू, x of n minus 1 plus x of n minus 2 plus dot 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 x of n minus m2 मेरी पास्ट वैल्यूज, x of n plus 1 plus x of n plus 2 plus dot 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 x of n plus m1 मेरी फ्यूचर वैल्यूज। तो ये मेरा प्रेजेंट, ये मेरा पास्ट और ये मेरा फ्यूचर। तो इन तीनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज से मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल गया मूविंग एवरेज। अब इस मूविंग एवरेज में एक दिक्कत है, ये दिक्कत वर्चुअल टाइम में तो काम करेगा लेकिन रियल टाइम में नहीं करेगा। जैसे आपसे कोई बोले कि मुझे इन्फोसिस कंपनी का या टीसीएस का 200 डीएमए दो लेकिन मुझे 98 या 99 डेज पास्ट के चाहिए और 98 या 99 डेज फ्यूचर के चाहिए और एक प्रेजेंट का चाहिए, तो आप उससे कहेंगे भाई ये संभव नहीं है क्योंकि हम फ्यूचर की वैल्यूज का कैसे एवरेज निकालेंगे। तो ऐसे सिस्टम जो फ्यूचर की वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो नॉन कॉजल सिस्टम्स कहलाते हैं। और हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो कॉजल यूनिवर्स है जिसमें इफेक्ट बाद में आता है, कॉज पहले आता है। और अगर इफेक्ट पहले आ जाए कॉज बाद में आए then you'll start calling it a non-causal system. That is not possible in our day-to-day life. Anyhow, तो इसमें अब सवाल ये पैदा होता है इसको मूविंग एवरेज क्यों बोला। तो उसका बड़ा सिंपल रीजन है, क्योंकि जो n है वो t का रोल प्ले कर रहा है और n तो भाई n तो आगे बढ़ेगा, समय तो रुकता नहीं है। टाइम इज लाइक ए मूविंग रिवर, जैसे ब्रिज के नीचे से एक बार जो पानी निकल जाता है दूसरी बार नहीं आता कयामत तक, इसी तरह से टाइम बीत रहा है, टाइम इज फ्लोइंग, सो n इज ऑल्सो फ्लोइंग। तो n जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो अगर मैंने n इक्वल टू 0 पर एवरेज निकाला तो m1 इधर m2 इधर सैंपल्स लिए और ऐड कर दिया, फिर मैंने n इक्वल टू 1 लिया, फिर 1 के उधर m2 सैंपल्स लिए, 1 के इधर m1 सैंपल्स लिए, फिर 3 लिया। तो जैसे जैसे n प्रस्थान करेगा आगे बढ़ेगा डिस्प्लेस होता जाएगा, हमारी जो विंडो है वो भी तो आगे बढ़ती चली जाएगी। और विंडो की लेंथ कितनी है, m1 प्लस m2 प्लस 1 एंड इट विल कीप ऑन मूविंग। जैसे किसी स्टॉक का 200 डीएमए लोगे तो आज देखोगे तो 200 डीएमए अलग आएगा, आज से एक महीने बाद देखोगे तो 200 डीएमए अलग आ जाएगा। तो डीएमए मूविंग रहता है, वो डीएमए परमानेंट नहीं रहता। आज से एक साल पहले डीएमए देखा होगा किसी व्यक्ति ने तो अलग देखा होगा, आज डीएमए देखेंगे तो अलग आएगा, है ना। सो दिस इज हाउ दिस डीएसपी वर्क्स। नेक्स्ट, तो एक बात और समझ में आई आप लोगों को कि हमारी रियल टाइम सिस्टम्स में अगर हमको मूविंग एवरेज यूज करना है तो हमारे को लोअर लिमिट 0 लेना पड़ेगी और अपर लिमिट m2 हमारी इच्छा से हम ले सकते हैं। तो दिस विल बिकम अ रियल टाइम मूविंग एवरेज सिस्टम। वर्चुअल टाइम में आप फ्यूचर में जा सकते हैं बिकॉज फ्यूचर वैल्यू इज प्रोहिबिटेड इन रियल टाइम वर्ल्ड। चलिए, हमने पिछली क्लास वालों को एक असाइनमेंट दिया था, आपको भी देंगे। हमने उनसे कहा था फाइंड एटलीस्ट 10 डिस्क्रीट टाइम सिस्टम विच आर यूज्ड इन डीएसपी। कम से कम 10 डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स ढूंढ के निकालिए किताबों में से या कहीं से भी जो डीएसपी में यूज होते हैं, लेकिन जो मैं मेंशन कर चुका हूँ वो आप मत लीजिए। जैसे मैंने आपको आइडियल डिले सिस्टम दिखा दिया, सॉरी मैंने आपको मूविंग एवरेज सिस्टम दिखा दिया, और अब मैं आपको आगे एक्यूमुलेटर सिस्टम बताने वाला हूँ, तो आप वो नहीं लेंगे, आप नए ढूंढ के लाएंगे। इससे ये होगा कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी डेवलप होगी। तो ये असाइनमेंट मैंने पिछली क्लास को भी दिया है तो आपको भी रहेगा, और जो असाइनमेंट आज दिया है वो आज ही आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए कोई आपको डेट नहीं, आज रात की 12 बजे तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। आप चाहें तो मुझे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या अपने गूगल क्लासरूम में। चलिए तो अगला जो सिस्टम है जो बड़ा फेमस है उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटर सिस्टम, जिसको
हिंदी भाषा में संग्राहक बोलेंगे। संग्रह करना, जोड़ना, एक्यूमुलेट करना। जैसे आप देखते हैं दुनिया में ज्यादातर लोग धन को संग्रहित करने में लगे हैं, संचित करने में लगे हैं। हमने आपको कई बार कहा है ना, क्लास में भी कहते थे कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। लेकिन इंसान धन जोड़ने में लगा है और वही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण है। एनीवे, डीएसपी में एक्यूमुलेटर सिस्टम किसे कहते हैं? डीएसपी में एक्यूमुलेटर सिस्टम वो होता है जो प्रेजेंट से लेकर, आज से लेकर पास्ट की जितनी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड करके इकट्ठा कर दे। इट्स लाइक योर डायरी, जिसमें आप अपनी मेमोरीज को रोज रिकॉर्ड करते जाते हैं जब से आपने होश संभाला, और आज के दिन तक उसके बारे में लिखते हैं, घटनाओं के बारे में। तो डीएसपी में हमने एक्यूमुलेटर सिस्टम किसको डिफाइन किया है बेटा? हमने कहा y ऑफ n आउटपुट इक्वल टू k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ k। तो k के स्थान पर माइनस इन्फिनिटी से लेके सारी वैल्यूज रखते चले जाएंगे, n प्रेजेंट वैल्यू होगी, तो हमको प्राप्ति होगी, किस चीज की प्राप्ति होगी? विल गेट द टोटल एक्यूमुलेटेड सिस्टम। इसको एक्सपांड करने की आदत डाल लो आप लोग, है ना। मैं जो भी फॉर्मूला बना के दूं इसको मैंने एक्सपांड करा। x ऑफ n मेरी प्रेजेंट वैल्यू, पास्ट से चलता हुआ आ रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से, चलता चलता x ऑफ -2, x ऑफ -1, x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1 डॉट 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 x ऑफ n। तो अभी से लेके पास्ट की सारी वैल्यूज को ऐड करने से हमको क्या मिलता है? एक्यूमुलेटर सिस्टम मिलता है। चलिए, अब हम आपसे एक सवाल पूछने जा रहे हैं, वो सवाल का जवाब आप सभी लोग देंगे। हम आपके सामने कुछ लिखेंगे, आपको बताना होगा कि ये क्या है। होल्ड ऑन। चलिए चलिए, मैंने लिखा y ऑफ n इक्वल टू k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n डेल्टा k। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी ये क्या है? इसको आप सब लोग कॉपी में करिए और मुझे जवाब दीजिए। आई रिपीट, y ऑफ n इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n। आपको पता लगाना है, डेल्टा के भी अंदर है, तो ये क्या चीज? व्हाट इज दिस? यू हैव टू फाइंड आउट एवरीवन। मुझे जवाब दीजिए, आई नीड द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, अभी अपन बाद में देखते हैं आपका आंसर सही है कि गलत है, और दूसरों को भी जवाब देने दो। एनीबॉडी? यू ऑफ माइन ओके, यू ऑफ माइनस एन। देखो, जो भी लोग जवाब दे रहे हैं ना, मेरी उनसे एक वो है कि अपना नाम पहले बोलें फिर जवाब दें। पहले किसने बोला था? मयंक गुप्ता। फिर सेकंड आप किसने जवाब दिया? शैलेश पाठक। तो जो भी जवाब देंगे पहले नाम लेंगे और फिर मुझे जवाब देंगे। ओके, तो दो जवाब आए। यस, बोलिए। आवाज कट रही बेटा, बेटा नहीं आ रही आवाज, क्लियर नहीं आ रही मुझे, फिर से बोलो। अच्छा ठीक है, आदित्य जोशी, बोलिए आंसर बोलिए। ओके, यू ऑफ माइनस एन। और कोई आंसर बेटा? एनीबॉडी एल्स फ्रॉम द गर्ल्स साइड? आप लोग जो अटेंटिव हैं या नहीं है सब लोग के, फिर खाली ऑनलाइन क्लासेस को ऑन करके भाग जाते हैं? ऐसा मुझे लोग बताते हैं कि लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ, चलिए, करेक्ट आंसर है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर है u ऑफ n। करेक्ट आंसर है u ऑफ n। क्यों करेक्ट आंसर है u ऑफ n? आप देख लीजिए। आप एक काम कीजिए, n तो टाइम है, n की वैल्यू रखते जाइए, y ऑफ 0 निकालिए। y ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए n तक आएंगे, 0 तक आएंगे। तो डेल्टा की क्या विशेषता है? डेल्टा के ब्रैकेट में जब जब 0 के अलावा कुछ और आएगा, डेल्टा हमेशा आपको 0 देगा, और जब जब डेल्टा के ब्रैकेट में 0 होगा तब तब आपको 1 की प्राप्ति होगी। ये डेल्टा की विशेषता, उसने कसम खा रखी है कि जब मेरे ब्रैकेट में, मेरे इंडेक्स में 0 होगा तभी 1 दूंगा, अन्यथा मैं 0 देने वाला हूँ। तो अब यहाँ रख रख के देख लो सारी वैल्यूज।
n इक्वल टू 0 पे रख के देखो, n इक्वल टू 1 पे रख के देखो, n इक्वल टू 2 पे रख के देखो, n इक्वल टू 3 पे रख के देखो, n इक्वल टू -1 पे रख के देखो, n इक्वल टू -2 पे रख के देखो। देखो आपको समझ में 2 मिनट में आ जाएगा कि जो y ऑफ n है वो 1 रहेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और 0 रहेगा फॉर ऑल n लेस देन 0, और ये कुछ नहीं होता मगर u ऑफ n होता है। एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज, यूनिट स्टेप को लिखने का ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। क्या लिखने का? u ऑफ n को दर्शाने का, u ऑफ n को समझाने का। आप देखेंगे डीएसपी में एक ही चीज को हम कितने तरीके से लिखेंगे, बट आप डोंट रीड ऑन द सरफेस, यू हैव टू स्क्रैच इट। उसको थोड़ा सा कुरेदना पड़ेगा। आपको कुरेदेंगे तो आपको पता चलेगा ये सोना है कि पीतल है, या इसके ऊपर पॉलिश चढ़ा रखी है किसी ने। इसीलिए आप लोग उसको एक्सपांड करके वैल्यूज रख रख के देखा करो, ऐसे अंदाजे मत लगाया करो। अंदाजे लगाओगे बेटा तो गलत आंसर आएंगे। अच्छा, आप लोग कन्विंस्ड हैं जो मैंने आंसर दिया उससे? बोलना नहीं चाहते तो वाई लिख दो चैट बॉक्स में जाके, देखें कितने लोग। हाँ जी, जी बोलिए। हाँ हाँ बेटा, वैल्यूज रख, उसको वैल्यू रख के देखना, एक्सपांड कर करके देख, रख के देख। n इक्वल टू 0 रख, फिर n इक्वल टू 1 रख, और फॉर्मूला बना वापस से देख, तेरे को खुद समझ में आ जाएगा। आप सब लोग देखिए, मैं बात सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? आदित्य है ना, आदित्य बोल को समझ की बात को समझाओ, वो क्या गलती कर रहा है ना? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बेटा y ऑफ n, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक n वेरिएबल है, एक k वेरिएबल है। k इज ए लोकल काउंटर। जैसे C++ में जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो लूप बनाते हो कि नहीं बनाते हो? फॉर i इक्वल टू 1 to 100, लाइक दैट यहाँ पर मैंने काउंटर सेट करा है, k इक्वल टू -infinity टू n। n कौन है? टाइम है हमारा। n की वैल्यू हम अलग अलग चूज करेंगे। n की वैल्यू कभी 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, -1 लेंगे, -2 लेंगे, और n की प्रत्येक वैल्यू के लिए, हर वैल्यू के लिए ये काउंटर हर बार चलेगा, और हर बार आप ये पाओगे कि डेल्टा एक बार वैल्यू जरूर देगा आपको 1। बस कब? जब जब n आपका 0 से बड़ा होगा। उसके अलावा ये आपको कभी भी वैल्यू बेचारा नहीं दे पाएगा। करके देखिए भाई, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो आप मुझे हरी झंडी दें तो मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़े, क्लियर? अब आ गया समझ में? सभी को समझ में आ गया? ओके 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 ओके। तो बेटा डीएसपी थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगी, मेरे साथ साथ पढ़ाई करना पड़ेगी। चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपको एक बात और बता दें, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना बेटा, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपका फंडामेंटल सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में एक्चुअली हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, सिस्टम थ्योरी पढ़ रहे हैं पूरी। एक्चुअली नाम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स होता है, डीएसपी होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, फिल्टर डिजाइन होता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता है सब सिस्टम थ्योरी। अभी सिस्टम थ्योरी में एक बड़ा पैटर्न है, एक बड़ा पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि हम मोस्ट ऑफ द प्लेस पे इम्पल्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स की बातें करते हैं। जब भी आप फिल्टर पढ़ेंगे तो इम्पल्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात करेंगे। आप एम्पलीफायर पढ़ेंगे या मॉड्यूलेटर पढ़ेंगे या डी मॉड्यूलेटर पढ़ेंगे या डीएसपी पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे इम्पल्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स के टर्म्स में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये इसकी जन्म कुंडली होती है, इसमें इसके सारे गुण छुपे होते हैं। इम्पल्स कौन होता है? डेल्टा टी होता है। जब किसी सिस्टम को डेल्टा टी प्रोवाइड किया जाता है तो जो वो आउटपुट देता है एज ए रिस्पॉन्स, उसको इम्पल्स रिस्पॉन्स की संज्ञा दी जाती है। आप आगे जाके मेरी बात को एडमायर करेंगे कि अगर आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स मालूम पड़ जाए तो ये पर्याप्त जानकारी है, आप हजारों बातें उसके बारे में निकाल सकते हैं। सिमिलरली डीएसपी में डेल्टा एन अगर इनपुट देंगे तो एच ऑफ एन आउटपुट आएगा। इसको डीएसपी में इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो एग्जामिनेशन में अगर हमने आपसे पूछा है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करो, तो आपको एच ऑफ एन फाइंड आउट करना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक सवाल दिया आपको, जैसे पिछली क्लास में दिया था, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फाइंड इम्पल्स रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑल द मेंशन्ड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स। जितने मैंने बताए अभी तक उन सब का इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालो, और मैंने जो बताया वही नहीं, जो आप पढ़ेंगे उसका भी निकालिए। जैसे आइडियल डिले सिस्टम, जैसे मूविंग एवरेज सिस्टम, जैसे एक्यूमुलेटर सिस्टम, इन सब का आपको क्या निकालना है? आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है। यह आपका असाइनमेंट है, आज का असाइनमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। आप मुझे 2 मिनट का ब्रेक दे दो, मैं पानी पी लूं, फिर अपन बात करते हैं। इस दौरान आप मुझसे कुछ बात करना चाहें तो कर लीजिए। आर यू कंफर्टेबल विद दिस ऑनलाइन क्लासेस, ऑल ऑफ यू? हाँ जी, हाँ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं उसका पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और मेरी कोशिश ये है कि लेक्चर्स भी मैं रिकॉर्ड करूं, और रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूं, ताकि किसी की क्लास मिस हो जाए, या कोई मान लो कभी स्क्रीन ब्लर हो जाती, कुछ हो जाता है। श्योरली, श्योरली, श्योरली मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा आपको, है ना, मैं भेज दूंगा, चिंता मत करो आप, आई विल बी विथ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब जो अगला टाइटल, अगला टॉपिक है, वो कहलाता है प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स हैं, उसके विश्लेषण, उसके गुण, उसकी विशेषताएं। जैसे किसी, हर मनुष्य की कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना, फिजिकल भी विशेषता होती है, कैरेक्टर वाइज भी होती है। जैसे किसी के बारे में हम बोलते हैं ये सच्चा व्यक्ति है, किसी के बारे में बोलते हैं झूठा है, किसी के बारे में बोलते हैं ये धोखेबाज है, किसी के बारे में बोलते हैं नहीं नहीं ये बहुत रिलायबल है। इसी तरह किसी के बारे में बोलते हैं ये लंबा है, ये तिगना है, ये मोटा है, ये दुबला है ना। इस तरह के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इसी प्रकार डीएसपी में आपके जितने भी निकाय होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उन सबके एट्रीब्यूट्स होते हैं, गुण होते हैं। उनमें जो प्रथम है, सबसे पहला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो लीनियरिटी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछली क्लास वालों से इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया था, तो आपसे भी डिस्कस करता हूँ। लीनियरिटी ये एक प्रॉपर्टी है जो आप आम तौर पर किसी भी सिस्टम में चेक करते हैं, और आप डिज़ायर भी करते हैं, आपकी इच्छा भी होती है कि सिस्टम लीनियर हो। जैसे आप जब किसी से दोस्ती करते हैं, तो आप ये इच्छा ज़रूर रखते हैं कि ये व्यक्ति रिलायबल हो, या सच्चा हो, धोखेबाज ना हो, है ना। ये चीज़ें आप भी डिज़ायर करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, दूसरे ह्यूमन बीइंग में। इसी प्रकार डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में हम कुछ उम्मीदें रखते हैं, होप से, हमारी डिज़ायर से। तो पहली डिज़ायर हमारी लीनियरिटी है। अब मैं लीनियरिटी में जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने सर्किट एनालिसिस भी पढ़ा है और दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये लीनियर होते हैं, या इनमें से कोई एक लीनियर है बाकी नॉन लीनियर है? तो आपका क्या जवाब होगा बेटा? बताइए। रेजिस्टर्स आपने पढ़े हैं, इंडक्टर्स आपने पढ़े हैं, कैपेसिटर्स आपने पढ़े हैं, और एक कदम आगे, जी बोलिए। तीनों लीनियर है? सब लीनियर है, ओके। और कोई जवाब देना चाहता है बेटा? चलिए, एक्चुअली पिछली क्लास वाले कंफ्यूज हो गए थे, जो मैंने दूसरी क्लास ली थी, वो ये सोच के बैठेंगे जिनका वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है वो लीनियर होता है। ना 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 ना, ये क्राइटेरिया नहीं है, ये क्राइटेरिया नहीं है। ये तो ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस का क्राइटेरिया है।
तो कैपेसिटर का ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर वोल्टेज वर्सेस करंट, तो एक्सपोनेंशियल आएगा। इंडक्टर का ग्राफ प्लॉट करेंगे करंट वर्सेस वोल्टेज, तो एक्सपोनेंशियल आएगा। पर ये इसका मतलब ये नहीं कि दोनों नॉन लीनियर है। लीनियरिटी तो दूसरी तरह से पहचानी जाती है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। एक चीज आपने अपनी 12th क्लास में पढ़ी है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहता हूँ। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे सभी लोग। आपने थर्मोकपल्स पढ़े हैं 12th क्लास में, थर्मोपाइल्स पढ़े हैं। थर्मोकपल के बारे में क्या लिखा होता है, आपके टीचर्स क्या बताते हैं, वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है? उसकी जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है, वो लीनियर डिपेंडेंसी के नॉन लीनियर डिपेंडेंसी है? आपने पढ़ा होगा ना जब आईआईटीज की तैयारी करते थे आप लोग, लिखा रहता है किताबों में जो टीचर। हाँ हाँ, ठीक है। थर्मोकपल बेटा, थर्मोकपल तो कपल ही होगा ना बेटा। दो अलग मटेरियल जुड़ के तो थर्मोकपल बनेगा ना बेटा, एक से तो नहीं बनेगा। तो बताइए थर्मोकपल लीनियर होता था कि नॉन लीनियर होता था? शाबाश, नॉन लीनियर होता था। हाँ, अपन लिखते थे वहां पर अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर, याद आ रहा है आपको? याद आ, चलो एनीवे, चलो नहीं आ रहा कोई बात नहीं। चलिए, अब एक सवाल का जवाब और दे दीजिए मुझे। मुझे बताइए डायोड लीनियर है कि नॉन लीनियर है? अच्छा, अब बता। अच्छा अच्छा, चलिए अपन करेंगे डिस्कस। अच्छा, अब बताइए ट्रांजिस्टर लीनियर है कि नॉन लीनियर है? हाँ, नॉन लीनियर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसका एक बहुत छोटे से हिस्से पे ऑपरेट करते हैं। जैसे हमने आपको बताया ना, क्यू पॉइंट को फिक्स करने के बाद, सेंटर में फिक्स करने के बाद लोड लाइन पर बहुत छोटे ऑसिलेशन कराएंगे ताकि उसकी नॉन लीनियरिटी पिक्चर में ना आ पाए। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको ऑफिशियली, है ना, ऑफिशियली बता देते हैं कि लीनियरिटी की पहचान क्या है। याद रखिए, लीनियरिटी दो हिस्सों में बटी है, या दो पार्ट्स में उसको चेक करना होता है। पहला स्केलेबिलिटी, जिसको होमोजेनिटी बोलते हैं, और दूसरा समेबिलिटी या एडिटिविटी। क्या मतलब हुआ इसका? पहला देखिए, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी ये कहती है बेटा कि सपोज करो एक सिस्टम है। दिस इज अ सिस्टम, सम टी ऑफ समथिंग। इसको आप इनपुट देते हैं x ऑफ n, आउटपुट मिलता है y ऑफ n। x यूनिक है और x पर आधारित y है। किसी व्यक्ति ने x डैश ऑफ n बनाया और इज, हाँ जी, फ्रीज हो रहा है बेटा, इंटरनेट की वजह से तो नहीं हो रहा है आपके? बाकी सबको भी दिक्कत आ रही है क्या? बाकी सबको? हाँ, तो किसी किसी के इंटरनेट में दिक्कत होती है बेटा, वो मेरे तरफ से भी हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है। चलिए, तो हमने x डैश ऑफ n को a से मल्टीप्लाई करा। a इज सम कांस्टेंट। ठीक, ये क्या कांस्टेंट है अपन थोड़ी देर में देखते हैं। तो इनपुट को a टाइम्स कर दिया, तो स्केलेबिलिटी मुझे सिखाती है कि आउटपुट भी मेरा उसी a से मल्टीप्लाई होकर, पुराना वाला आउटपुट a से मल्टीप्लाई होकर मिल जाना चाहिए। अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10, 9 से करा तो 9, या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करा तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर से मुझे यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे हमारा सिस्टम स्केलेबल है, होमोजीनियस। अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है तो हम कहेंगे नॉन स्केलेबल सिस्टम। सेकंड प्रॉपर्टी, पार्ट टू, एडिटिविटी। वो ये है कि मान लो इस सिस्टम को x1 इनपुट दिया, y1 मिला, x2 इनपुट दिया, y2 मिला। ये यूनिक है, दोनों यूनिक है मान लीजिए। तो एक यूनिक सिग्नल दूसरे यूनिक सिग्नल से अगर मैं ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं और एक नया सिग्नल बनाऊं, तो मुझे आउटपुट जो y3 मिलना चाहिए वो इन पुराने वालों का प्लस या माइनस होना चाहिए। अगर ये अलजेब्रा ये फॉलो करेगा, अरिथमेटिक फॉलो करेगा, तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम कैसा है, हमारा सिस्टम एडिटिव है। और सपोज करो जिस सिस्टम ने इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ फॉलो कर दिया, तो हम उसके बारे में ठप्पा लगा देंगे कि ये लीनियर सिस्टम है।
और जिसने इन दोनों में से किसी एक को वायोलेट कर दिया, उल्लंघन कर दिया, हम उसको नॉन लीनियर कहेंगे, सेमी लीनियर नहीं बोलेंगे, हम उसको नॉन लीनियर बोलेंगे। तो अब आपको एक असाइनमेंट दे रहे हैं हम आगे बढ़ने से पहले। वो असाइनमेंट ये है कि आपको पता लगाना है कि ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं जो स्केलेबल तो होते हैं लेकिन एडिटिव नहीं होते, एडिटिव तो होते हैं स्केलेबल नहीं होते। ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन करिएगा। चलिए, मैंने इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर दिया एक सिंगल प्रॉपर्टी में, ताकि आपको बार बार मेहनत ना करना पड़े। उसको बोला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैंने x और y के रिलेशन में मान लीजिए x1 इनपुट दिया, y1 आउटपुट मिला, x2 इनपुट दिया, y2 आउटपुट मिला। मैंने x3 को a टाइम्स x1 प्लस b टाइम्स x2 कर दिया। आउटपुट अगर मुझे इस तरह से प्राप्त हो गया a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2, तो हम समझ जाएंगे कि सिस्टम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। और अगर वो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है तो हम उसको लीनियर की कैटेगरी में डाल देंगे। और सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अगर वो खो देता है तो हम कहेंगे वो नॉन लीनियर सिस्टम है। तो अब आप ये प्रिंसिपल लगा लगा के देख लीजिए। मैंने कल उनको एग्जाम्पल दिया था लॉगरिथमिक सिस्टम का। कौन बताएगा? log टू द बेस e mod ऑफ x ऑफ n, ये लीनियर सिस्टम है कि नॉन लीनियर है? ये लीनियर सिस्टम है कि नॉन लीनियर है? कौन जवाब देगा? नाम लेंगे पहले अपना, फिर बोलेंगे। हाँ हाँ, प्रखर बोलो। लीनियर सिस्टम है। और कोई बोलना चाहता है बेटा? ये सब नंबर मिल रहे हैं आपको, ध्यान रखना। हाँ, मार्क्स मिल रहे हैं आपको। लीनियर। और कोई बोले? नाम तो बोले ही नहीं तूने। मनोज चौधरी। और कोई बोले भाई? और कोई बोलो यार। ऐसा थोड़ी ये दो तीन लोग ही पढ़ रहे हैं क्लास में। चलिए, करेक्ट आंसर है नॉन लीनियर। क्योंकि जो लॉगरिथम को जानते हैं वो जानते हैं कि अगर मैं log टू द बेस e a टाइम्स x ऑफ n करूंगा तो मुझे ये नहीं मिलने वाला, a बाहर निकल गया, log टू द बेस e mod ऑफ x ऑफ n। I cannot write like this. If I cannot write like this, then ये स्केलेबल नहीं है। क्या ये एडिटिव है? देख लेते हैं। अगर मैंने लिखा log टू द बेस e mod ऑफ x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, क्या आप मुझे ऐसा लिखने की इजाजत देते हैं? log टू द बेस e mod ऑफ x ऑफ n अलग से लिख दो, प्लस log टू द बेस e mod of x2 of n. Do you allow me to write like this? No. If you don't allow me to write like this, हाँ, तो ये एडिटिव सिस्टम भी नहीं है। Not additive, not scalable, not homogeneous, therefore non-linear, इसलिए non-linear। हो गया क्लियर सब लोगों को? हो गया क्लियर? चलिए चलिए, अब बताइए y ऑफ n टू इक्वल टू e टू द पावर x ऑफ n, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? ये e टू द पावर x ऑफ n सिस्टम है, यानी जो भी इनपुट दोगे वो e के पावर में जाएगा और आउटपुट बनाएगा। एक्सपोनेंशियल सिस्टम बोलते हैं इसको। ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? बताइए, इतनी देर क्या लग रही है? नॉन लीनियर है। अब नॉन लीनियर, शाबाश। तो सब लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा लगा के देख लो, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर सबको पता चल जाएगा। नॉन लीनियर सिस्टम है क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। अब जवाब देना तो हम आपको मान जाएंगे। आप सब लोग जवाब देंगे, है ना? जो जो सबसे पहले जवाब देगा फर्स्ट थ्री, उसको मैक्सिमम मार्क्स देंगे। मैक्सिमम मार्क्स मैंने इस असाइनमेंट में, हर जगह नहीं। आगे का पता नहीं वो क्या करने वाले। चलिए, मैंने लिखा y ऑफ n इक्वल टू सिग्मा, हाँ, होल्ड ऑन, k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ k। ये कौन सा सिस्टम है? एक्यूमुलेटर सिस्टम। हाँ, ना 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 ना, u ऑफ n नहीं है बेटा। ये डेल्टा होता तो u ऑफ n होता, डेल्टा थोड़ी डाला मैंने अंदर। डेल्टा होता तो u ऑफ n होता। ये एक्यूमुलेटर सिस्टम है, अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले। दिस इज एक्यूमुलेटर सिस्टम, क्योंकि पास्ट की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है।
प्लस प्रेजेंट वैल्यू को स्टोर कर रहा है. तो दिस इज एन एक्यूमुलेटर सिस्टम. अब माय क्वेश्चन इज, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? चेक लीनियरिटी ऑफ दिस सिस्टम. चलिए करिए सब लोग, मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 30 सेकंड, 30 सेकंड करिए. ओके, नॉन लीनियर है. और सबको कर देना. ओके बेटा, ओके बेटा, देखते हैं अभी सबके जवाब. आपका नाम तो बोले ही नहीं. प्रखर सिंह. वो क्योंकि मेरे को देखो सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है बेटा, मुझे आप दिख नहीं रहे हैं इसलिए, है ना. चलिए, अच्छा, प्रखर ने जवाब दिया है नॉन लीनियर है, क्योंकि स्केलेबल तो है बट एडिटिव नहीं है. ओके, चलिए अब कोई और जवाब दे. जिस चीज को जवाब देना है बेटा, इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ओके, चेक करा बेटा आपने? ऐसे ऐसे चेक चेक करके जवाब देना. ओके, चलो, मयंक का जवाब है लीनियर है. और कोई जवाब? चेक करा बेटा मैथमेटिकली? चलो, ठीक 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 है. और कोई जवाब देना चाह रहा है? दो लोग तो ये 3 लोगों ने तो ये दे दिया. आदित्य सिंह बोलो. लीनियर है. ओके, चलिए. हाँ, चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक. द करेक्ट आंसर इज, मयंक ने सबसे पहले जवाब दिया, उसके बाद शैलेश ने दिया करेक्ट. और तीसरा किसने दिया था? आदित्य जोशी ने शायद, है ना. ये लीनियर है, लीनियर, आउट एंड आउट लीनियर. क्या आप चाहते हैं कि मैं बताऊं चेक करके आपको कैसे, या कर लोगे? कर लोगे? बताऊं करके? चलो कोई बात. आई टेल यू, आई टेल. चलो होल्ड ऑन. कैसे चेक करते हैं देखो, एक बार सीख लो, बार बार नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. अगर सब छोटी छोटी चीजें बताऊंगा तो पढ़ नहीं पाएंगे अपन. y ऑफ n इक्वल टू, सॉरी, सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ k. अच्छे से लिखना. मैं अगर थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखूंगा तो चलेगा, पर आपको लिखना जरूरी है एग्जाम के अंदर. सबसे पहले स्केलेबिलिटी चेक करते हैं. लेट x डैश ऑफ n इज a टाइम्स x ऑफ n. पूरा लिखना अच्छे से क्योंकि अपनी एग्जाम सब्जेक्टिव है. x dash of n equal to a times x of n. Then y dash of n shall be sigma k equal to minus infinity to n x dash of k is equal to, substituting value of x dash here, बस इसका काउंटर चेंज हो जाएगा. यहाँ n था तो अब k आ जाएगा. सिग्मा k equal to minus infinity to n a times x of k. और जो लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए हैं उनको पता है, जैसे इंटीग्रल में से कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, बाहर आ जाता है, ऐसे ही समेशन में से भी कांस्टेंट बाहर आ जाता है. तो बाहर आ जाएगा a k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ k. इसको देखिए, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट y ऑफ n. तो y ऑफ n की वैल्यू यहाँ ला के रख देंगे तो मिल जाएगा a टाइम्स y ऑफ n इज इक्वल टू y डैश ऑफ n. Hence system is homogeneous, homogeneous और स्केलेबल. अब सेकंड प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए. ये मैं एक बार करके बता रहा हूँ बेटा, आप लोग और अच्छे से करिएगा. सेकंड प्रॉपर्टी, एडिटिविटी. एडिटिविटी एडिटिविटी ये कहती है कि अगर मैंने x1 इनपुट दिया था, मुझे y1 ऑफ n की प्राप्ति हुई थी, x2 ऑफ n दिया था, y2 ऑफ n की प्राप्ति हुई थी, तो अगर मैं x3 ऑफ n देता, जो x1 प्लस x2 का कॉम्बिनेशन होता प्लस या माइनस में,
तो मुझे y2 मिलता है y3। अब y3 को चेक कर लेते हैं वो क्या है। तो हमारा y3 ऑफ n होगा सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n x3 ऑफ k, और इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n x1 ऑफ k प्लस x2 ऑफ k। समेशन जिन लोगों ने पढ़ा है या इंटीग्रेशन जिन लोगों ने पढ़ा है, तो इंटीग्रल ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सिग्मा इसके पास भी चला जाएगा, इसके पास भी चला जाएगा, तो मिलेगा सिग्मा, जैसे इंटीग्रल होता है ना वैसे, एन x1 ऑफ k मिलेगा प्लस या माइनस सिग्मा माइनस इन्फिनिटी टू n x2 ऑफ k मिलेगा। अब देख लीजिए, ये मेरा इनिशियली क्या था, y1 ऑफ n, ये मेरा इनिशियली क्या था, ओरिजिनली y2 ऑफ n, बीच में प्लस आ गया। हैंस प्रूव्ड दैट द सिस्टम फॉलोज एडिटिविटी, सिस्टम एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है। देयरफॉर लीनियर सिस्टम, सॉरी, देयरफॉर एक्यूमुलेटर सिस्टम इज अ लीनियर सिस्टम। समझ में आ गया बच्चों सबको? बोलो बेटा। चलिए, तो अब आज का आपका असाइनमेंट ये है कि आप मुझे बहुत, आपकी किताब में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मैं बता दूं आपको या लिखा देता हूं आपको, वो सारे आपको उनकी लीनियरिटी निकालना है, या हो सकेगा तो मैं उसका आपको गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे वो लिख के डाल दूंगा कि किस किस का कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिनकी लीनियरिटी आपको चेक करना है। चलेगा? ठीक, चलो, है ना, आज मैं क्लास यहाँ रोक रहा हूँ, अपन फिर इसको आगे लेते हैं फिर अगली बार, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। और किसी को कोई डाउट पूछना है क्या बेटा आज की क्लास का? एनीबॉडी, कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना यू कैन लीव द क्लास एवरीवन। थैंक यू वेरी मच डियर।